Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry chapter number 3 FLP1 paper. This is full length paper having all knowledge based, application based and understanding based questions. There are 31 questions in this paper having 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. That is full board pattern paper. Multiple choice question. Question number 1, how many blocks are in periodic table? ठीक है, so there are 4 blocks. B option is correct. S, P, D, F, there are 4 blocks. Next question number 2, how many elements were arranged by Mendeleev in order of increasing atomic masses? Mendeleev ने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उस वक्त कितने एलिमेंट्स नॉन थे? 63 एलिमेंट्स. So option D is correct. Which one of the following halogens has highest electronegativity? ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की. ए ऑप्शन. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. इट इज ऑप्शन बी, किलो जूल पर मोल. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बुक के अंदर टेबल बना हुआ है. ठीक है, उसमें ब्रोमीन की, क्लोरीन की, आयोडीन की लिखी हुई है. तो ब्रोमीन की उसके अंदर है ऑप्शन डी 3. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन की क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में और सबसे ज़्यादा वैल्यू 4 ही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड. तो इसमें लेटिस एनर्जी नहीं आ सकता ए ऑप्शन, बिकॉज लेटिस एनर्जी इस चैप्टर के अंदर नहीं था. फिर सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती, दैट्स वाई वो भी इसमें नहीं आ सकता. ओनली बी एंड डी ऑप्शंस आर लेफ्ट. अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऐड हुआ है, जब ऐड होता है तो उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होता तो फिर उसको बी ऑप्शन आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है, तो 7 MCQs का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नेक्स्ट है 6 and 7 पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड. ठीक है, 6 and 7 है. मेटल्स तो इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि किसी भी पीरियड का नाम मेटल नहीं है. ठीक है, मेटल तो एलिमेंट्स के नेम्स होते, एलिमेंट्स को कहते हैं मेटल्स किसी खास प्रॉपर्टी की वजह से, लेकिन पीरियड्स के किसी भी पीरियड के नाम में मेटल नहीं आता, तो ए ऑप्शन इसमें नहीं आ सकती. देन सी ऑप्शन अगर देखें तो नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल भी नहीं हो सकता क्योंकि 6, 7 है, सबसे लास्ट में आने वाले पीरियड है, क्योंकि टोटल 7 ही पीरियड है और ये 7 और 6 की बात करें. ठीक है, तो लास्ट वालों की बात हो रही है, तो इसलिए नॉर्मल भी नहीं हो सकते, लॉन्ग पीरियड भी नहीं है ये. ऑप्शन डी इज करेक्ट. दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स बिकॉज 6 and 7 जो है वो एंड पे आते हैं, तो वो वेरी लॉन्ग पीरियड है. नेक्स्ट है पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, इनकरेक्ट आपने बतानी है. ठीक है, गौर से स्टेटमेंट को पढ़ना है. इनकरेक्ट की बात हो रही, करेक्ट की नहीं हो रही. तो फर्स्ट है इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल. यस, ठीक है, इसका यूनिट किलो जूल पर मोल है, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो करेक्ट है. फिर बी है जी, इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी. एनर्जी इसमें रिलीज होती है. जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एनर्जी रिलीज ही होती है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है, उसने इनकरेक्ट पूछी है. ठीक है, उसके बाद अगर डी ऑप्शन देखें, इट डिक्रीजेज इन ग्रुप. ठीक है, तो ग्रुप के अंदर ये ऊपर से नीचे डिक्रीज ही होती हैं, इसलिए ये भी नहीं आ सकता. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट. ठीक है, बिकॉज ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो इनकरेक्ट ऑप्शन सी है. इट डिक्रीजेज इन पीरियड. ठीक है, पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स टू. ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहते हैं. ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉर्मल पीरियड. नॉर्मल पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? ठीक है, तो नॉर्मल क्योंकि पीरियड स्टार्ट में ही कहीं आ जाता है तो उसमें थोड़े ही एलिमेंट्स होंगे. यहाँ पे सबसे थोड़े ऑप्शन है 8, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नॉर्मल पीरियड में 8 एलिमेंट्स.
नेक्स्ट है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम इज, ठीक है, ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में टेबल है, उसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें सीजियम की है ए ऑप्शन 377 किलो जाउल पर मोल, ठीक है, बाकी सारी ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो टेबल्स आपने याद करने हैं तभी आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, डेफिनेशन आएगी, फिर उसका ट्रेंड भी आप लिखेंगे और उसका रीज़न भी, ब्रीफली आप इसको लिखेंगे, ठीक है, ट्रेंड को और रीज़न को, लेकिन लिखेंगे ज़रूर, उनके 0.5 मार्क्स हैं, ठीक है। और ये मार्किंग कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन ड्यूरिंग द पेपर ये शो नहीं होगी, इसलिए आपको पहले से याद रखना पड़ेगा कि आपने क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, ठीक है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट है, इसकी डेफिनेशन है कि the electrons present in the inner shell screens or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electrons is called shielding effect, ठीक है। इसका क्या है, इसके अंदर वो ये कहता है कि जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि इस एटम के दरमियान वाले शेल्स अगर देखें, ये वाला शेल या ये वाला शेल, ठीक है, दरमियान वाले शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एक रुकावट का काम करते हैं, किसके दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके दरमियान, और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, यानी सबसे बाहर वाले शेल के दरमियान, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल के दरमियान शील्ड बने हुए हैं, शील्ड का मतलब होता है रुकावट, तो दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि ये जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स है उसको एंड वाले शेल तक नहीं पहुंचने देते, तो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। एंड वाले शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। और ट्रेंड इसका ये है, ट्रेंड क्या है कि ऊपर से नीचे इंक्रीज होती है, उसकी वजह क्या है कि ऊपर से नीचे शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। आपने रीजन भी साथ लिखना है कि बिकॉज शेल्स आर इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन द ग्रुप, और सिमिलरली पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इट्स ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें भी आप डेफिनेशन भी लिखेंगे, फिर ट्रेंड लिखेंगे, उसके बाद ट्रेंड का रीज़न भी लिखेंगे, और फिर आपको एग्जांपल किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल लिखेंगे, फिर ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो वो किस तरह से है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये जो लाइन है ये इनके दरमियान बॉन्ड को शो कर रही है, और ये बॉन्ड जो है ये बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनता है, तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, ये पेयर है ना, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर है, क्योंकि इसने भी और इसने भी दोनों ने आपस में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों एटम्स में से किसी एक एटम में इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इन दोनों में से क्लोरीन के अंदर ये सलाहियत ज़्यादा है कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ खींचे, तो इसलिए इसका मतलब है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका ट्रेंड है जी, ट्रेंड लेफ्ट टू राइट ब्रीफली लिखना है वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत भी ज़्यादा रखता है, ठीक है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, हमेशा माइनस चार्ज को, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज होता है
और माइनस चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है जब उसका चार्ज ज़्यादा होगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन में से बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, हाइड्रोजन का क्या है ओनली 1, दैट मीन्स के क्लोरीन के पास ज़्यादा प्रोटॉन्स की तादाद है 17 प्रोटॉन, यानी 17 चार्ज है इसके पास। जब इसके पास चार्ज इसके न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि हाइड्रोजन भी खींचेगा लेकिन हाइड्रोजन बहुत ही कम खींचेगा क्योंकि इसके पास सिर्फ वन इसके पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाइड्रोजन के पास। लिहाजा हाइड्रोजन इतना नहीं खींचेगा, इसलिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। तो आपने इसको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ करके लिखना है इस तरह से कि इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज हायर जेड इफेक्टिव। इसके आगे आपने ये इन्हांसेस पे आ जाना है, ये ऊपर वाला इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ये वाली लाइन स्किप कर देनी है, ठीक है। लॉन्ग में तो लिखेंगे लेकिन यहाँ क्योंकि लंबा हो जाएगा इसलिए आपने बस इतना लिखना है, हायर जेड इफेक्टिव इन्हांसेस द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ तक आएगा। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, इट जनरली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। आप ऊपर से नीचे जो है ये डिक्रीज करती है बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस लिखेंगे और आगे लिखेंगे दस अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकन्स, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। क्या है इसका मकसद, कहता है ऊपर से नीचे क्योंकि साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस जो है उसकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो अट्रैक्शन है वो वीक होती जाती है, ठीक है। दैट्स वाई फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे कम होती जाती है, ठीक है। और एग्जांपल में आप किसी भी एक के लिख दें कि फ्लोरीन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4, ओके। तो ये चीज़ हो गई है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में पूछ रहा है शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड। आप पहले ट्रेंड लिखेंगे, फिर उसका रीजन लिखेंगे और फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड डिस्कस कर लिया है, ठीक है, वही यहाँ पर आ जाएगा। ग्रुप में भी डिस्कस किया है, हाँ जी, यहाँ पर हमने इसको ग्रुप में डिस्कस किया था। मैंने आपको रीजन भी बताई थी, बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो वो आप रीजन भी लिखेंगे और एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल शील्डिंग इफेक्ट ऑफ पोटेशियम इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम, ओके। ये जो आपके फिगर के नीचे लाइन लिखी हुई है ये आप एग्जाम्पल में लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, डिफाइन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहले ग्रुप की डेफिनेशन आएगी, ठीक है, उसके बाद पीरियड की आएगी। सो यहाँ पर है जी ग्रुप, द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, जो ऊपर से नीचे होते हैं उन्हें कहते हैं ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज यानी जो लेफ्ट टू राइट होते हैं एलिमेंट्स की उन्हें कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। इनके साथ साथ आपने इनकी सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी बल्कि आपने इनकी तादाद भी लाजमी साथ लिखनी है, ठीक है। तो देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल और पीरियड की तादाद कितनी है 7, देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, ठीक है। ट्रेंड लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी पीरियड के अंदर पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये वाला पैराग्राफ। क्या होता है कि एक पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, उसकी क्या वजह है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है। ये देखें यहाँ पे न्यूक्लियस का 3 चार्ज है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब ये चार्ज बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींच के रखता है अपनी तरफ, ठीक है। और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, और उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज़ बिकॉज साइज ऑफ एटम, साइज एटम का रिड्यूस होता है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस मीन्स सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दे आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, उन्हें न्यूक्लियस ने बहुत स्ट्रॉन्गली हेल्ड किया होता है। देयरफॉर जो एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड हैं यानी ये वाले एलिमेंट्स, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं, जबकि जो राइट साइड है उनकी ज़्यादा होती हैं। एग्जाम्पल आप लिख देंगे
फॉर एग्जांपल ionization energy increases from lithium 520 towards neon 2081 kilojoule per mole in the second period. ठीक है, सेकेंड पीरियड। इस तरह से आप एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। यूनिट आपने लिखना है, तो एसआई आप लिखेंगे एटॉमिक रेडियस, एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये दोनों ही आ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट इन अ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में क्यों अरेंज किए जाते हैं बच्चों? क्योंकि ग्रुप में अरेंज करने से उनकी प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही प्लेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कम इन वन प्लेस। ओके, आगे है विच एलिमेंट हैज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अभी हमने देखा भी था एमसीक्यूज में भी कि फ्लोरीन है जिसकी सबसे ज़्यादा होती है। और कितनी होती है? ये भी एमसीक्यूज में आपने अभी देखा है 4 होती है। ठीक है, तो आपने ये भी लिखना है कि फ्लोरीन, और वैल्यू भी लिखनी है 4। नेक्स्ट है, वाई डू द बिगर साइज एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। जो बड़े साइज के एटम होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह लिखनी है। तो आप लिखेंगे बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो मोर इनर शेल स्क्रीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मोर। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे, यानी ये जो बड़े साइज एलिमेंट है उनके अंदर शेल्स भी ज़्यादा होते हैं, और जब इनर शेल ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचने देते। ठीक है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन। हैलोजन में से बच्चे इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों मुश्किल है? बिकॉज ऑफ द हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हैलोजन। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस is very strong towards its outermost electrons, so it is difficult to remove an electron from halogen। ठीक है, ये आंसर है। मीन्स कि बच्चे हैलोजेंस के एटॉमिक नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। जब उनका चार्ज ज़्यादा होता है तो वो अपने न्यूक्लियस, अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली उन्होंने होल्ड किया होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हमें बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, ये रीजन आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट वन। ये जो आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है देन द फर्स्ट वन। इसकी रीज़न लिखनी है। ठीक है, यानी जब फर्स्ट वन का मतलब है जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी एटम में से तो कम एनर्जी रिलीज होती है, जब उसी एटम में से एक और इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फिर एनर्जी को कहता है कि हाई रिलीज होती है, इसकी हाई रिक्वायर होती है। इसकी वजह बतानी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि आफ्टर वन इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड, न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। दैट्स व्हाई द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो न्यूक्लियस बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रॉन्गली अपने गिरफ्त में करके रख लेता है, इसलिए अब एक और इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फिर भी आप उसे निकालना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इसीलिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हायर होती है देन द फर्स्ट वन। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू डिफाइन एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल और यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड टू एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, जो दो एटम हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस, इनके जो न्यूक्लियसेस हैं, इनके दरमियान न्यूक्लियस हैं, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो जैसे कि इन दोनों के दरमियान अगर आप डिस्टेंस देखें, कार्बन में तो 154 पिकोमीटर है। ठीक है, सेंटर से लेके इसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। लेकिन यहाँ पे तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस मिलकर 2r हो गए, तो हमें एक ही r चाहिए, इसलिए हम 154 का हाफ करेंगे, जो कि 77 है, वो होता है एटॉमिक रेडियस। तो इसलिए हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड
एटॉमिक रेडियस एग्जांपल आप कार्बन की लिखेंगे, यूनिट है जी पिकोमीटर। नेक्स्ट है व्हाई सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। यानी सीजियम जो है वो बहुत ही कम उसको एनर्जी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी कम क्यों है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई एनर्जी उसकी खास नहीं लगानी पड़ती, वो उसकी वजह पूछ रही है, ठीक है। तो बच्चों एक तो उसकी वजह ये है कि जो सीजियम है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसके न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कोई होल्ड ही नहीं होता, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ईजी होता है, कोई एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। तो लिखेंगे किस तरह से आप कि बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ सीजियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वीक towards its outermost electron, so release of electron is requires very little energy in the cesium. Next है why the size of atom decrease in a period। एक पीरियड के अंदर साइज डिक्रीज होता है, उसकी वजह लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है रीजन, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, इसको आप ब्रीफ करके लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे जब आप पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, और साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ठीक है। और जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है और शेल्स भी नहीं बढ़ रहे लेफ्ट टू राइट जाते हुए, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस जो है वो अपने चार्ज की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा पुल करके रखता है, ठीक है। जब वो पुल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एटम सिकुड़ जाता है, ठीक है। दिस फोर्स पुल्स डाउन और कॉन्ट्रैक्ट द आउटर मोस्ट शेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई जो साइज है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाई एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, रीज़न लिखनी है और एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कि elements are called S or P block elements because they have the similar subshell electronic configuration, that is S and P, ठीक है। यानी कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आउटर मोस्ट वो सिमिलर होती है, इस वजह से उनको एक ब्लॉक में रखा जाता है। एस ब्लॉक में है तो मीन्स उनकी आउटर इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, देयरफॉर दे आर रेफर्ड टू एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये लिखेंगे। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चंस। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड एंड अ ग्रुप। ठीक है, डेफिनेशन आएगी, इसके एग्जांपल आएगी और फिर इसके जो ट्रेंड्स हैं वो आएंगे और इनके रीजंस आएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और मैंने आपको ट्रेंड्स भी बता दिए, रीजंस भी बता दिए, एग्जाम्पल भी, वही सारा इसमें आपने, ये शॉर्ट में मैंने आपको कहा था आप थोड़ा ब्रीफ करके भी लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में आपने सारा कुछ ही लिखना है। तो ठीक है, नेक्स्ट है जी, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम्स हैव लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। पहले आपने इनमें डेफिनेशंस लिखनी है आयोनाइजेशन एनर्जी की और शील्डिंग इफेक्ट की, उसका 1 मार्क होगा। फिर आपने इसमें एक्सप्लेन करना है, इसका आंसर आप
आयनाइजेशन एनर्जी का तो इस पैराग्राफ में से आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे ही शेल बढ़ते हैं ना, तो कह रहा है कि अगर साइज़ बढ़ते हैं, साइज़ ऊपर से नीचे साइज़ बढ़ता है, ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर साइज़ बढ़े तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, वजह बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यही वजह बताई हुई है कि ऊपर से नीचे आते आते मोर एंड मोर शेल्स लाई, आप लिखेंगे एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू मोर साइज मोर एंड मोर शेल्स लाई बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। तो ये आप यूँ इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से होता है कि बच्चों जब आप ऊपर से नीचे आते हैं साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ने का मतलब है शेल्स की तादाद बढ़ती है। जब शेल्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक इतनी नहीं पहुंच पाती, ठीक है, वीक अट्रैक्शन जाती है न्यूक्लियस की, तो इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इजी हो जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट उसने कहा शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है बिगर साइज़ का, उसकी भी रीज़न लिखें, ठीक है। तो उसकी आप लिखेंगे बिकॉज बिगर साइज एटम हैव मोर शेल्स, ठीक है, सो मोर इनर शेल्स विल screen the force of attraction of nucleus towards the outermost electron more, ठीक है, that's why bigger size atom have more shielding effect। ये लाइंस आप नोट कर लें और यही आप लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से बच्चों, जितना साइज बड़ा होगा शेल्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, और शेल्स ज़्यादा होने से न्यूक्लियस की जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक अट्रैक्शन नहीं जा पाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे शेल्स ज़्यादा हैं तो न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं जा पा रही, ठीक है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान रुकावट बन रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ मोर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, बिगर साइज मोर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये चीज़ आप मेंशन करेंगे। ये जो दोनों चीज़ें आपने इस आंसर में लिखनी है, उससे पहले आपने आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन भी लिखनी है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, राइट इट्स ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में शील्डिंग इफेक्ट का भी एक्सप्लेन कर दिया था और यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड भी उसकी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सारा मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आपको बता भी देती हूँ ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये पूरा इसमें आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो मैंने आपको उस वक्त एक्सप्लेन नहीं की थी, वो क्या थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वो क्या होता है कि बच्चों मैंने आपको यही बताया शील्डिंग इफेक्ट में कि दरमियान वाले शेल जो हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुँचने देते, ठीक है। तो बच्चों आउटर जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो इनको तो सही मिल रहा है, लेकिन सबसे बाहर वाले को न्यूक्लियस का चार्ज नहीं मिल रहा, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअल चार्ज न्यूक्लियस का कुछ और है, लेकिन वैलेंस शेल को एक्चुअल चार्ज नहीं मिल रहा, थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो जितना इसको मिल रहा है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स experience less nuclear charge than the actual charge, that is called effective nuclear charge, okay। ये effective nuclear charge का इसमें आ जाएगा, ठीक है। next, what is the significance of atomic number in modern periodic table, describe the characteristics of periods and groups of long form of periodic table, ठीक है। पहले आप एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस जो लिखेंगे उसका 2 मार्क्स होंगे, फिर आप ग्रुप्स एंड पीरियड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखेंगे, उसके 2 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंशन है, ये पेज नंबर 46 है, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर की क्या अहमियत है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास की निस्बत ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है 2 लिहाज से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये रेगुलरली इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज रेगुलरली करता है, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, इस तरह ये रेगुलरली इंक्रीज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एलिमेंट का किसी नंबर वाला एटॉमिक नंबर हो ना, जैसे 6 अगर हम एटॉमिक नंबर कहते हैं तो वो कार्बन का है, ऐसा नहीं हो सकता कि 6 नंबर है तो उसका कोई एलिमेंट ना हो, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका कोई एलिमेंट ना हो, दैट्स वाई ये रेगुलरली इंक्रीज करते हैं। बी है, इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है,
ठीक है। जैसे ये इसी वजह से एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। जैसे अगर 5 एटॉमिक नंबर है तो आपको 5 से पता चल जाएगा कि बोरोन की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो सिर्फ बोरोन का ही है और किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 नहीं है, तो इसलिए इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। तो 1930s में एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर हुए तो फिर मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो चेंज किया गया, क्योंकि वो एटॉमिक मास की बेसिस पे था, तो फिर एटॉमिक नंबर की बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर किस पे बेस है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्हें अरेंज किया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जिनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप इसका बल्कि आंसर मेंशन करते हैं, ठीक है। ये पहले आपने ये लिखना है देयर आर टोटल 18 एलिमेंट्स इन द ग्रुप, ठीक है। देन आपने ये वाली चीज़ लिखनी है प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग में, उसके बाद आपने बाकी का सारा लिखना है, ये जो स्टार्ट वाला है और जिसके बाद वाला है सारा एक्सप्लेनेशन में लिख देना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप के एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर तो रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनके आखिरी वाले शेल की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। जैसे देखिए ग्रुप नंबर 1 है, उसके सारे एलिमेंट्स का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो एस पे ही जाएगा, एस सब शेल में ही जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई एस ब्लॉक में रखे गए हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं NS1, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। एस के अंदर इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है। इनके सारे एलिमेंट्स, जितने भी अल्कली मेटल में एलिमेंट्स हैं पहले ग्रुप में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उन सब का जो एंड वाला एस आता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, सबके अंदर एक ही आता है, ठीक है। तो इसका ग्रुप नंबर भी 1 है, तो ग्रुप नंबर से पता चलता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हैं कितने। तो एक ग्रुप नंबर है तो इसके सारे एलिमेंट्स के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी शेल में, ठीक है। तो इसी तरह से इसका ग्रुप नंबर 2 है, इसके सारे एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसकी NS2 बनी, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन S में जाते हैं, दैट्स वाई NS2। इसी तरह से बोरॉन फैमिली है, इसका ग्रुप नंबर 13 है, ठीक है। लेकिन अगर हम तमाम पीरियोडिक टेबल की जो नंबरिंग है उसको इस तरह से करें कि सेंटर वालों को निकाल दें, सेंटर वालों को B ब्लॉक कंसीडर किया जाता है, B सेक्शन, ठीक है। और ये जो है पहले 2 और ये उधर वाले सारे, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपने बुक में यहाँ पे साथ 1A 2A और फिर 3A 4A 5A 6A 7A 8A ये इनके ऊपर नंबरिंग लिख लें तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो फिर आपके पास ये ग्रुप कौन सा 13 ग्रुप क्या बनेगा 3A, यानी इसके बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड वाले इलेक्ट्रॉन आखिर वाले शेल के वो S में जाते हैं और P में, तो 2 S में और 1 P में, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। तो NS2 NP1 ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और ये आपके पास हो जाएगा जी, ये सारी तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो मेनली ये है कि ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है वैलेंस शेल की, दैट्स वाई इन्हें फैमिली भी कहते हैं इनके एलिमेंट्स को, ठीक है। जैसे ग्रुप 1 है, फिर एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। तो इन सब के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। फिर ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17, ठीक है, वही जो मैं बता रही थी, उन सबको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर वाले शेल्स तो कंप्लीट ही होते हैं इलेक्ट्रॉन से, लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं उन्हें हैलोजेंस कहते हैं, ठीक है, उनके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा जो दरमियान वाले हैं, अब उनकी बात करें, पहले उसने नॉर्मल एलिमेंट्स की बात की, अब सेंटर वाले आगे, उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है सेंटर, दरमियान, ठीक है। तो ग्रुप 3 to 12 जो है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं।
इन एलिमेंट्स के अंदर जो एफ सबशेल है वो हो रहा होता है कंप्लीट, ठीक है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। तो ये ग्रुप वाला टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है उन्हें कहते हैं नॉर्मल पीरियड्स, बिकॉज उन सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 एलिमेंट्स आते हैं। फिर जो सेकेंड पीरियड है उसके अंदर कौन कौन से 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एंड्स एट नियॉन, नियॉन पे एंड होगा, ठीक है। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है उन्हें लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है, उन्हें लॉन्ग पीरियड कहते हैं। उनके अंदर कितने आते हैं, 18 एलिमेंट्स आते हैं। फिर 6 एंड 7 पीरियड जो है उन्हें वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, और उसमें, ठीक है, उनके अंदर जो है क्या होता है कि 6 पीरियड के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और 7th पीरियड में 23 एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट 6th में 32 एलिमेंट्स, 7th में 23। 7th में कम इसलिए आते हैं क्योंकि अभी कुछ एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड हैं, ठीक है। अब इन्हीं पीरियड्स के दरमियान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एटॉमिक नंबर 57 के बाद वाले और एटॉमिक नंबर 89 के बाद वाले, टोटल 14 एलिमेंट्स, ठीक है। 57 के बाद 14 एलिमेंट्स, इस तरह 89 के बाद 14 एलिमेंट्स। इनकी 2 सीरीज बनती हैं, ठीक है, उनको भी यहीं पे रखा गया, लेकिन स्पेस प्रॉब्लम की वजह से उन्हें पीरियोडिक टेबल से नीचे शो किया जाता है टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म, ठीक है। तो जो इन दोनों सीरीज हैं उनके नेम है लेंथेनम, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर 57 है उस एलिमेंट का नाम है लेंथेनम, तो इसलिए उस सीरीज को कहते हैं लेंथेनाइड, वो लेंथेनम से स्टार्ट होती है। इसी तरह एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, इसका एटॉमिक नंबर है 89। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि तमाम जो पीरियड्स हैं वो अल्कली मेटल से ही स्टार्ट होते हैं और नोबल गैस पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। हर देखें, हर ये जो पीरियड है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है ना पीरियड, तो ये जो है ये अल्कली मेटल्स हैं और यहाँ पे ख़त्म होता है ये सारी नोबल गैसेज हैं, ठीक है, सिवाय फर्स्ट पीरियड के। फर्स्ट पीरियड में जो है हाइड्रोजन है ये अल्कली मेटल नहीं है, ये मेटल ही नहीं है, ये गैस है, ठीक है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए इसको यहाँ रखा गया, अलबत्ता ये मेटल नहीं है।